जब दो दुश्मन देशों की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल भारत और पाकिस्तान का आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इनसे खतरनाक दुश्मन देश भी दुनिया में मौजूद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी भारत और पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यकीन नहीं आता तो एक नज़र 7 अक्टूबर 2023 में हुए अटैक पर डालिए, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए और लाखों की तादाद में बेघर हो गए। हुआ ये कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल शांति से बैठने वालों में से नहीं है। उसने खुद को संभाला और उसका तुरंत जवाब दिया हवाई हमले से। इजराइल ने हमास पर बड़े लेवल पर हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई की और युद्ध का ऐलान कर दिया। इस अटैक का नतीजा ये हुआ कि जहां हमास के सडन अटैक से इजराइल में 1200 से ज्यादा नागरिकों की जानें गई, वहीं जवाबी हमले में इजराइल ने फिलिस्तीन के 20,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। और देखते ही देखते ये अटैक ह्यूमन क्राइसिस में तब्दील हो गया। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का ये कन्फ्लिक्ट केवल गोलियों और बमों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये लोगों की जिंदगियों, उनके सपनों और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता रहा है। गाजा में टूटते मकान, बिखरे परिवार और उजड़ी हुई उम्मीदें इस ट्रेजेडी का सबसे बुरा पहलू है। दूसरी ओर इजराइल अपनी सिक्योरिटी और अपने अस्तित्व के लिए कठोर कदम उठाता रहा है। 2023 के ये हमले एक बार फिर से ये बताते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति और सुलह का रास्ता फिलहाल बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। गोलियों की आवाजें और मासूमों की चीखें इस युद्ध में एक आम बात बन चुकी है, जो दुनिया के सामने सवाल छोड़ती है कि क्या कभी शांति का सूरज इस काले अंधकार को चीर पाएगा। आज जो इजराइल फिलिस्तीन संकट हमारे सामने है दोस्तों, उसकी जड़ें इतिहास में गहराई तक छिपी हुई हैं। आज हम समझेंगे, इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। तो शुरुआत करते हैं इजराइल के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। क्योंकि स्ट्रगल इजराइल और फिलिस्तीन का है तो हमें इन दोनों देशों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इजराइल वेस्टर्न एशिया का एक छोटा सा देश है, जिसका साइज भारत के मणिपुर या मेघालय जितना है। लेकिन इसके आकार को देखकर इसकी ताकत का अंदाजा लगाने की भूल मत कर बैठना दोस्तों, क्योंकि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इस छोटे से देश ने ही अरब कंट्रीज की नाक में दम कर रखा है। आज जो हम इन दोनों देशों के बीच संघर्ष देख रहे हैं, ये सदियों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि 18वीं सदी में यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहा करते थे। 19वीं सदी तक भी सब कुछ ठीक था। यहाँ तक कि 19वीं सदी में इजराइल फिलिस्तीन के इलाके में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और सिर्फ 3% यहूदी रहते थे। तीनों कम्युनिटीज शांति से एक दूसरे के साथ रहा करती थी, खासकर यरूशलेम में जहां इनकी जनसंख्या लगभग बराबर थी। लेकिन पीस और हार्मनी का दौर लंबे समय तक नहीं टिक सका। 19वीं सदी का वो दौर था जब ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में पैर जमा रहे थे। वो चारों तरफ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रहे थे। जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ सभी लोग आराम से रहते हैं, तो इनको डिवाइड के बिना राज करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने एक एक करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना शुरू कर दिया। और ये शुरुआत यहूदियों से हुई। जब 1917 में ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों की सपोर्ट पाने के लिए बेल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें फिलिस्तीन में एक अलग देश बनाकर देंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अंग्रेजों ने 1916 में फ्रांस के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया, जिसे साइक्स पिकोट एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इलाके के बंटवारे का प्लान बनाया गया। अंग्रेजों ने 1915 में मक्का के शासक शरीफ हुसैन से भी वायदा किया था कि ओटोमन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह की लीडरशिप करने पर उन्हें फिलिस्तीन समेत पूरे इलाके का शासन दे दिया जाएगा। इस तरह अंग्रेजों ने इन तीनों कम्युनिटीज के लोगों को अलग अलग प्रॉमिस करके उनकी सपोर्ट हासिल की। उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति से इस इलाके को उलझाया। आखिरकार वही हुआ जैसा उनका प्लान था। सन 1947 के आते आते इन लोगों के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि अंग्रेजों ने यह पूरा मामला यूएनओ को सौंप दिया। यूनाइटेड नेशंस ने भी फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का प्रपोजल रखा। और इस तरह 1948 में यूएनओ ने घोषणा की कि अब यहूदियों का एक अलग देश होगा और इसका नाम रखा गया इजराइल। इस आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन बने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को एक अलग देश तो घोषित कर दिया, लेकिन अरब देशों ने इसे मान्यता नहीं दी। अरब कंट्रीज में इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट आते हैं, जिन्होंने इजराइल को एक अलग नेशन का दर्जा देने से इनकार कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने इकट्ठे होकर इजराइल पर अटैक करने शुरू कर दिए। 1948 में यह युद्ध शुरू हुआ और जाकर तब रुका जब वेस्टर्न कोस्ट पर जॉर्डन और गाजा पट्टी पर इजिप्ट का
कब्जा हो गया। इस युद्ध में बड़ी तादाद में लोग मारे गए, लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए और ये बेघर होने वाले कोई और नहीं बल्कि फिलिस्तीनी थे, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और अलग अलग हिस्सों पर जाकर रहने के लिए मजबूर हो गए। इस वॉर को नकबा का नाम दिया गया। पर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इजराइल को तो इतना सब हासिल करने के बावजूद भी शांति नहीं मिल रही थी। वो अब भी कुछ नया सोच रहा था, जिसको उसने 1967 में एग्जीक्यूट किया, जिसे आज हम 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं। इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में गाजा पट्टी, वेस्टर्न बैंक, गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईस्टर्न यरूशलेम को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। अब इजराइल ये सब जो कर रहा था वो ठीक तो नहीं था, लेकिन इजराइल को ये बात कौन समझाता। इस सब की वजह से गाजा पट्टी, वेस्टर्न बैंक और यहाँ मौजूद उन इलाकों के लोगों का जीना हराम हो गया, जिनको इजराइल अपने इलाके माना करता था। किसी तरह से ये 6 डेज वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन इसके दिमाग में अब भी कुछ खुराफात चल रही थी, जिसके नतीजे हमें एक बार फिर 1982 में देखने को मिले, जब इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया। इजराइल अटैक पर अटैक किए जा रहा था और उसके हमले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरअसल 1964 में अरब कंट्रीज ने मिलकर जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन बनाया था, इजराइल उसके सख्त खिलाफ था और इस बार 1982 में लेबनान पर अटैक करने का मकसद भी यही था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर देना चाहता था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीनियों के नेशनल राइट्स को सिक्योर करता है और उनको एक फ्री स्टेट का दर्जा दिलाना चाहता है। इजराइल लगातार पूर्वी यरूशलेम समेत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदी बस्तियां बसा रहा था। 1987 में फिलिस्तीनियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने गाजा और वेस्टर्न बैंक पर इजरायली कब्जे के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और इस लड़ाई के बाद कुछ इलाकों पर फिलिस्तीनियों का कब्जा भी हो गया। फिलिस्तीनी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि इजराइल ने एक बार फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। 1997 में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक खून खराबे के गवाह बने और जंग की ये लपटें बरसों से इंसानियत को झुलसा रही हैं। हालांकि 1997 में ये कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इनके बीच एक डिस्क्रिमिनेशन की दीवार खड़ी हो गई। दरअसल कल तक जो इजराइल पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट था, उसने 1993 में इसके साथ एक अग्रीमेंट कर लिया, जिसे ओस्लो एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। यह एग्रीमेंट इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ा कदम था। इस एग्रीमेंट में कहा गया कि वेस्टर्न बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों पर फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल दिया जाएगा। अब जब इजराइल फिलिस्तीन को वेस्टर्न बैंक और गाजा पट्टी दे रहा था, तो इसके बदले पीएलओ ने भी इजराइल को एक लॉफुल स्टेट के रूप में मान्यता दे दी। इजराइल ने पीएलओ के साथ बातचीत की प्रोसेस शुरू की। ओस्लो एग्रीमेंट से लोगों को ये उम्मीद थी कि लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का खात्मा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीदें अविश्वास, अत्याचार और अधूरे वायदों के बीच धुंधली पड़ गई, जिसका नतीजा 1997 में ये हुआ कि एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। लेकिन सवाल ये आता है कि हिंसा क्यों भड़की। इसके कुछ कारण थे, जैसे कि ओस्लो एग्रीमेंट के बावजूद इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों, खासकर वेस्टर्न बैंक और ईस्टर्न यरूशलेम में यहूदी बस्तियों का निर्माण जारी रखा। फिलिस्तीनियों का मानना था कि ये उनके इलाकों पर इजराइल की स्लो कैप्चर की पॉलिसी है। इजराइल का इस तरह से बस्तियों का विस्तार ओस्लो समझौते की भावना के खिलाफ था, जिसने फिलिस्तीनियों के गुस्से को भड़का दिया। गाजा पट्टी और पश्चिमी तट पर इजरायली सेना की कड़ी कार्रवाई जारी रही। सेना के इस ऑपरेशन में कई फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिससे स्थानीय आबादी में आक्रोश और बढ़ गया। इन दोनों देशों के बीच संघर्ष का अकेला कारण ये वेस्टर्न बैंक या फिर गाजा पट्टी नहीं है दोस्तों, बल्कि इनके बीच यरूशलेम को लेकर भी तनाव बढ़ता गया। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी इंडिविजुअल कैपिटल मानता है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी बनाना चाहते थे। पूर्वी यरूशलेम में यहूदी बस्तियों के निर्माण ने फिलिस्तीनियों को और नाराज कर दिया। उस वक्त पीएलओ के नेता यासिर अराफात और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अविश्वास चरम पर था। शांति वार्ता को लेकर नेतन्याहू के कड़े रुख को देखते हुए अराफात और फिलिस्तीनी नेताओं को लगा कि इजराइल अपने वादों से पीछे हट रहा है। पूरी दुनिया में जो हो रही अपनी निंदाओं को देखते हुए मजबूरन 2005 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर इजराइल ने घोषणा की कि वो गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों और यहूदी बस्तियों को हटा लेगा। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन था? नहीं, क्योंकि संघर्ष की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि वो उखड़ ही नहीं सकी। 1948 से शुरू हुई ये लड़ाई आज भी बरकरार है। आज का गाजा पट्टी हमास के कंट्रोल में है, लेकिन इजराइल और मिस्र की सख्त घेराबंदी में कैद है। वेस्टर्न बैंक पर इजरायली कब्जा बरकरार है। लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी, जिनकी पीढ़ियां शरणार्थी कैंपों में ही गुजर गई, आज भी घर लौटने का सपना देखते हैं। ये लोग जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और दूसरे अरब देशों में फैले हुए हैं। इजराइल का कहना है
कि अगर फिलिस्तीनियों को उनके घर लौटने की इजाजत दी गई तो ये यहूदी राज्य के एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल देगा, क्योंकि इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी राष्ट्र है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी मानता है, जबकि इजराइल पूरे यरूशलेम पर दावा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यरूशलेम का ये मसला क्या है? क्या ये शहर इतना ज्यादा विकसित है कि इसके बिना इन दोनों देशों का काम नहीं चलेगा, ये गरीब हो जाएंगे? तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए यरूशलेम धार्मिक महत्व का केंद्र है। दोस्तों, यरूशलेम दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों का पवित्र स्थान है। यहूदियों का मानना है कि यह राजा डेविड द्वारा स्थापित एंशिएंट एम्पायर था। वही मुसलमान इसे मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मानते हैं। ईसाइयों के लिए यरूशलेम वो जगह है जहां ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। हराम अल शरीफ क्षेत्र, जिसमें अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मौजूद है, मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। यहीं पश्चिमी दीवार भी है जहां यहूदी प्रार्थना करते हैं। फिलहाल इजराइल यहाँ पर कंट्रोल रखता है कि कौन यहाँ पर एंट्री कर सकता है और कौन नहीं, जबकि रिलीजियस कंट्रोल जॉर्डन के हाथों में है। मुसलमानों को अल अक्सा मस्जिद में प्रेयर की परमिशन है और यहूदी वेस्टर्न वॉल पर प्रेयर कर सकते हैं। यरूशलेम वो चिंगारी है जो इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट की आग को हर बार भड़काती है। एक और यहूदी इसे अपनी हिस्टोरिकल कैपिटल मानते हैं, तो दूसरी ओर मुसलमान इसे अपने आस्था का केंद्र। संसार के कई देश पूर्वी यरूशलेम पर इजरायली कब्जे को इलीगल मानते हैं। वही अमेरिका जैसे ताकतवर देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। अब अमेरिका इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है, इस बात को हम समझ सकते हैं। ये तो दुनिया के देशों की बात है दोस्तों। अपनी निजी जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जो हमारे फायदे में है वो हमें अच्छा लगता है। इसी तरह हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो फायदे में है उसे हम सपोर्ट करते हैं, और जो हार्मफुल है उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अमेरिका भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के रिलेशन काफी अच्छे हैं क्योंकि इनके बीच व्यापार बहुत अच्छा है। इन दोनों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अच्छे लेवल पर होता है। यरूशलेम इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष का एक बड़ा कारण है। इसकी जटिलता, धर्म की गहराई और दोनों पक्षों की ना झुकने वाली दावेदारी के बीच ये विवाद आज भी अनसुलझा है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये संघर्ष कभी खत्म होगा? तो इसका जवाब है शायद तब तक नहीं जब तक कि यरूशलेम की जमीन पर यहूदी, मुसलमान और ईसाई बराबर शांति का रास्ता नहीं चुनते। तब तक ये लड़ाई शायद चलती रहेगी और ये पवित्र शहर एक ऐसी लड़ाई का गवाह बना रहेगा जो दुनिया की नजरों में कभी पुरानी नहीं होती। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या वाकई इजराइल और फिलिस्तीन का ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होगा? और आप किसकी तरफ हो, इजराइल या फिर फिलिस्तीन की तरफ? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी और एक ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।